वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिब अल इस्लाम। आज के शो में क्या अब तक सैकड़ों जाने लेने वाली शाम की जंग का कोई इख्तिताम नजर आ रहा है और पेशावर में धरना देने वाले कबायली अफराद के मसाइल का हल क्या है, इस पर एक तज्ज़ियाकार से गुफ्तगू। लेकिन शो में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अलहदगी पसंद तहरीकों के मुहर्रिकात क्या हैं? फिश मार्केट से जो है और मिलेंगे सख्त हालात में लाहौर की मछली मंडी की रौनकें कायम रखने वालों से। मुस्तकबिल के शहर कैसे होंगे, जानेंगे बच्चों के ख्यालात। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूस के ऐलान करदा 5 घंटे रोज़ाना की जंग बंदी के बावजूद शामी हुकूमत के मुखालिफ बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाके गौता पर हमले जारी हैं। इससे पहले हफ्ते के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने शाम भर में 30 दिन की जंग बंदी की करारदाद भी मंजूर की थी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शाम और इसके हामी रूस की अफवाज के हमलों में अब तक 500 से ज़ायद अफराद के हलाक और सैकड़ों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। मज़ीद तफ़सीलात लेंगे नदीम याकूब से। नदीम, हो क्या रहा है शाम में इस वक्त? रूस ने ऐलान किया है कि वो जर्मनी और फ्रांस के इसरार पर गौता में कुछ अरसे के लिए जंग बंदी करेगा। रूस सदर बशार अल असद का हामी है और ये जो अस्करी कार्रवाइयाँ गौता में हो रही हैं उनमें भी वो शामी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शामिल है। गौता जो है वो दमिश्क से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ पर शाम का कहना है कि जो अस्करियत पसंद जहादी गिरोह हैं उनका कंट्रोल है। कुछ अहम जो बड़े गिरोह हैं जैसे फल्क उल रहमान और जैश इस्लामी, समझा जाता है कि गौता उनका गढ़ है और ज़राए अबलाग की इतलात के मुताबिक इन दोनों गिरोहों को सऊदी अरब और कतर की हमायत हासिल है। इसके अलावा कुछ और गिरोह भी वहाँ पर मुतहरिक हैं और शाम चूँकि अब वहाँ पर दाइश का ख़ात्मा हो गया, कहा जाता है कि दाइश से खाली करवा लिया गया है, तो बशार अल असद चाहते हैं कि इन इलाकों को इन ग्रोहों से खाली करवा के, जहादी ग्रोहों से खाली करवा के वहाँ पर कंट्रोल कायम किया जाए। तो नदीम, अगर ये जंग बंदी हो जाती है और नाफिज अमल होती है तो इसका शाम के दूसरे इलाकों पर कुछ असर पड़ेगा, जैसे कि अफरीन जहाँ पर पहले हमले होते रहे हैं? अफरीन के बारे में तुर्क हुकूमत ने कहा है कि इस जंग बंदी का अफरीन से की सूरत हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुर्की जो है वो गुज़श्ता 5 हफ़्तों से जो सरहदी इलाका है अफरीन, वहाँ पर कुर्द मलेशिया के ख़िलाफ़ अस्करी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और तुर्क हुकूमत का कहना है कि कुर्द जो YPG ग्रोह है वो उनके लिए ख़तरा है, इसलिए वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। यहाँ पर ये हमारे सामने जो है उनको बताना ज़रूरी है कि अमेरिका जो है वो दाइश के ख़िलाफ़ कुर्द ग्रोहों को उनकी हमदायत करता रहा है, उनको मसला करता रहा है और अमेरिका ने कुछ ही अर्सा पहले ऐलान किया कि वो ये जो कुर्द जंगजू हैं इन पर मुश्तमिल एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी कायम करेगा। जी नदीम, और गौता पर हालिया हमलों में दुनिया भर से तशवीश भी सामने आई है। थैंक यू नदीम फॉर दीज अपडेट्स। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी वस्ती एशिया लिजा कर्टिस ने पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के अख्तिताम पर पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। लिजा कर्टिस ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द ग्रोहों की फंडिंग रोकने के निज़ाम के नफाज में खामियों पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन पर हक्कानी नेटवर्क और दूसरे दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी के मसले पर तवज्जो दे। पाकिस्तानी हुक्काम से अपनी मुलाकात में लिजा कर्टिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि जनूबी एशिया के बारे में अमरीकी हिकमत अमली एक मुस्तहकम और पुरअमन अफ़गानिस्तान के क़याम का एक मौका फराहम कर सकती है। और पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरम एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। ये अफराद इतवार की रात पेशावर पहुँचे थे। इस धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे पेशावर में हमारे नुमाइंदे उमर फ़ारूक से। उमर, क्या हालात हैं इस वक्त वहाँ? जी, इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के सामने कुरम एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने धरना दिया हुआ है। यहाँ पर 2008 और 2013 में जो कुरम एजेंसी में फौजी ऑपरेशन हुआ था उसमें बेघर होने वाले अफराद जिनकी तादाद तकरीबन 500-600 के करीब बनती है, इन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। और इतवार की सुबह ये लोग मुख्तलिफ एरियाज़ में जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जहाँ पर ये IDPs हैं, ये सब लोग वहाँ से इकट्ठे होकर पेशावर में इतवार से यहाँ पर है। आज तकरीबन इनका यहाँ पर तीसरा दिन है और 3 दिन से ये यहाँ पर
खेमे गाड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग खुले आसमान के नीचे दिन रात धरना दिए हुए हैं। यहाँ पर जब हमारी इन लोगों से बात हुई तो इनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है उसके बारे में इन्होंने कहा कि जो कि हुकूमती अहदेदार उसको मानने से इनकारी है, क्योंकि अब तक इनके साथ कुछ हुकूमती एहलकारों ने राब्ता किया है, लेकिन वो इनके कुछ मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है, जिनमें जो कि फाटा में तबाहशुदा मकानात है उसका दोबारा असरनो सर्वे करना जो इनका सबसे बड़ा मुतालबा है, वो हुकूमती एहलकार मानने के लिए तैयार नहीं है। जी साकिब। उमर फारूक हमारे साथ थे पेशावर से। थैंक यू उमर। और उमर ने कुछ देर पहले इन एहतजाज में शामिल, धरने में शामिल कुछ लोगों से उनके मुतालबात के बारे में भी बात की। आइए देखते हैं कि मज़ीद उनका क्या कहना था। बहुत महरूमी के बाद, नाउमीदी के बाद, सेंट्रल कुरम मुकम्मल ऑपरेशन की वजह से 2009 के बाद जितने भी ऑपरेशन हो मुकम्मल डैमेज पड़ा है। कोई पूछने के लिए आता नहीं है। हमारे घर वो इजार पड़े हैं, हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सेहत के लिए अस्पताल हैं, वहाँ से ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत कुछ भी नहीं। तो इस वजह से हम इधर आए हैं। जो सहूलियात फैसिलिटीज़ दूसरे शहरों में हैं, दूसरे अजला में हैं, वो हमें भी दी जाए, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का शनाख्त हमारे पास है कि 100% में 5% जो है वो कुरम एजेंसी पे शिनाख्ती कार्ड जारी किया हुआ है और 95% जो है वो ज़िला हंगू से हम मिले हुए हैं, तो उन पर वो जारी किए हैं। उसका वजह क्या है सर? वजह ये है कि सदा कुरम एजेंसी हमारा नादर ऑफिस वहाँ पर है, तो वहाँ जाने के लिए 3-4 घंटे लगना पड़ते हैं। धरने में शामिल अफराद के मुतालबात और उनके खदशात के बारे में हमने फाटा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक हमें फ़िलहाल वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और पेशावर में जारी इस धरने से पहले एक कबायली नौजवान नकीबुल्लाह महसूद की एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ भी इस्लामाबाद में कई रोज़ तक धरना जारी रहा था। इन धरनों की वजूहात और मसाइल के हल के बारे में हम बात करेंगे पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिली और खारजा अमूर के असिस्टेंट प्रोफेसर सैयद हुसैन शहीद सोहरवर्दी से। प्रोफेसर सोहरवर्दी, वेलकम टू व्यू 360। पहला सवाल, क्या वजूहात हैं कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए इत्तेजाजी धरनों का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, ये जो ट्राइबल एरिया है जिसे हम फाटा कहते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, इसको अभी तक मादर पितर आज़ाद छोड़ा गया, इसको किसी सूरत में ओन नहीं किया गया। ये बिल्कुल एक वो जो मैं तो इसको बड़ा सिनिकली कहता हूँ कि आज़ाद कबाइल का नाम देकर इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया था। यहाँ के मसाइल वैसे ही मसाइल थे जैसे कि एक सेटल्ड एरिया के होते हैं, लेकिन उनको कोई उनका एड्रेस नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उसके पास तमाम की तमाम पावर्स कंसंट्रेट करती थी, तमाम की तमाम जो इख्तियारात थे उसी के पास थे। तो वो अदलिया के इख्तियारात भी उसके पास थे, इंतजामिया के भी थे, और मुख्तलिफ तरह से वो चीज़ों को जो है देखते थे। ऐसी सूरत हाल में मामला बहुत ज़्यादा गंभीर थे, लेकिन उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी। सोशल मीडिया के आने से नौजवानों को जो उनमें भी आगाही आई, उनमें भी अवेयरनेस आई, और उन नौजवानों ने असल में ये सारा का सारा इशू उठाया। फिर उसके साथ साथ ये बात शुरू हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा जो जब 9/11 के बाद जो है फाटा पर तवज्जो ज्यादा हो गई बैनुल अक़वामी, फिर पाकिस्तान की भी तवज्जो बढ़ गई। तो इसके बाद जिस तरह के ऑपरेशन शुरू हुए, जिस तरह के ड्रोन अटैक्स हुए, उसने मामलात को मजीद उजागर किया, और ये बात सामने आई कि न सिर्फ ये कि फाटा में इस्लाहात लाई जाए, बल्कि इसको सेटल्ड एरिया के साथ जो है वो मदगम कर दिया जाए, इसका इंतजाम कर दिया जाए। तो आपका ख्याल है कि इंतजाम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मसाइल का हल होगा? इस इंतजाम से क्या मसाइल हल हो जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के? बिल्कुल। देखिए, जो ही लोगों में ये आगाही आई है कि उनके तो हकूक हैं और उनको मिलने चाहिए, ये जो धरने हैं ये ज्यादा हो गए हैं, और मेरे ख्याल में ये एक जबरदस्त किस्म की सियासी मैच्योरिटी का, सियासी पुख्तगी का इजहार है। लोगों को उनके हकूक का पता चल गया, और वो लाजमी हर सूरत में अब बाहर निकलेंगे और अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो अभी जो हालात हैं जो पेचीदा होते जा रहे हैं, इन हालात में जिम्मेदारी कौन लेगा? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वफाकी हुकूमत, कौन आगे आएगा? देखिए, इस वक्त हालात पेचीदा नहीं हो रहे हैं, हालात तो सुलझ रहे हैं। देखिए, अभी तक तो इन बेचारों की कोई आवाज ही नहीं थी, अभी तक तो इनको अपने हकूक के बारे में मालूमात नहीं थी। अब जब उनको मालूमात हो गई है, अब जब इस्लाहात की एक कैंपेन शुरू हो गई है पूरे पाकिस्तान में, वफाकी सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी, अब जब इलाक़ की बातें हो गई हैं कि फाटा का इलाका खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है वो मदगम कर दिया जाए, तो ये चीज़ें तो मामलात बेहतर करने की तरफ आ रही हैं, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेट हों। सही। तो इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद, कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मुजाहरे हुए, धरने हुए, जिनमें पश्तून हुकूक के लिए आवाज़ उठाई गई, उसे एक मूवमेंट के तौर पर लिया गया। तो क्या आप उन धरनों में और इस धरने में
کوئی مماثلت دیکھتے ہیں؟ کیا اس طرح کچھ آگے ان کے مسائل کا حل نکل سکے گا؟ دونوں میں بہت فرق ہے. یہ اس وقت کے جو دھرنے ہو رہے ہیں جن کا کرم ایجنسی کے بارے میں ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ مسائل ہیں 9/11 کے بعد جس طریقے سے جنگ و جدل ہوا ہے ان کے علاقوں میں، ان کا مداوع ہونا چاہیے. ان کے جتنا نقصان ہوا ہے وہ حکومت پورا کرے. میرے خیال میں یہ بالکل ایک جینون وہ ان کا ایک مطالبہ ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے. جبکہ اس سے پہلے جو نقیب اللہ کے نام پر جو جلسے جلوس ہوئے، جو سٹ انز ہوئے ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کا یہ اس سے ایک زبردست قسم کی ایک کمپین شروع کی ہے انہوں نے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی پشتون اگر ٹارگٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک زبردست قسم کا جامع منصوبہ بنایا جائے اور پتہ کرایا جائے کہ وہ کیوں ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کراچی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. کراچی از لائک اے منی پاکستان. وہاں پر مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں، تو وہاں پر اگر پشتونوں کو کوئی بھی اس طریقے سے جیسے نقیب اللہ کا قتل ہوا ہے جو کہ ماورائے عدالت ایک قتل ہوا ہے، تو اگر اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جاتی تو بہت سی مزید اس طرح کی کیجویلٹیز ہو سکتی تھی. اسی طریقے سے مہاجروں کو بھی وہاں پر مارا گیا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. پشتونوں نے غیرت کی، انہوں نے پوچھا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کراچی میں کئی ایسے پولیس آفیسر جو کہ یہ غلط کام کرتے تھے وہ ہولڈ کر گئے ہیں، یعنی وہ بالکل ایک ہالٹ پیدا کر. اور آپ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اس کا ذمہ دار ہے کہ ان چیزوں کو آگے لے کر آیا. تھینک یو پروفیسر سہروردی فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو. اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت ایشیا بھر میں تقریباً 72 علیحدگی پسند تحریکیں متحرک ہیں، اور واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک میں علیحدگی پسند تحریکوں کے وجود پذیر ہونے کے عوامل، ان کے مطالبات اور سوچنے کے طریقے کے موضوع پر ایک ریسرچ پیش کی گئی ہے. اس ریسرچ کے بارے میں مزید جانتے ہیں صبا شاہ خان سے. ویسے تو دنیا میں بہت سی علیحدگی پسند تحریکوں کے لیے ذمہ دار داخلی عوامل پر کافی لکھا جا چکا ہے، لیکن حال ہی میں ایسن بٹ کی کتاب کی صورت میں شائع کی گئی ریسرچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ علیحدگی پسند تحریکوں میں بیرون ملک عوامل کی مداخلت پر غور کرتی ہے. جب آپ ہیلپ دیتے ہیں باہر سے تو وہ موومنٹ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور جب وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو وہ یا تو نیو دہلی یا اسلام آباد سمجھتا ہے کہ یار ان کو تو ہمیں بہت زور سے مارنا ہوگا کہ بہت اسٹرانگ ہے. اور اس کے لیے احسن بٹ مثال دیتے ہیں 90 کی دہائی میں وی پی سنگھ اور چندر شیکھر کی حکومتوں کی، جنہوں نے بھارت میں کشمیری موومنٹ پر کریک ڈاؤن میں طاقت کا استعمال اس شدت سے کیا جیسے وہ پاکستان سے جنگ لڑ رہے ہوں. ان کی دوسری مثال مشرقی پاکستان کی ہے، جہاں پاکستان نے 1971 میں بنگالیوں پر طاقت کا استعمال اس طرح کیا گویا ان کی جنگ بھارت کے ساتھ ہو. وہ بلوچستان میں انڈین مداخلت جتنی ہے اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کہ مداخلت بالکل نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ان کا رد عمل اس سے زیادہ سخت ہے جتنا ان کی جانب سے اسے صرف ایک اندرونی تحریک سمجھنے پر ہوتا. اس ریسرچ کے مطابق علیحدگی پسند تحریکیں بیرونی طاقتوں خصوصاً دشمن ملکوں سے مدد لینے پر اس وقت مائل ہوتی ہیں جب ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی، اور اکثر انہیں خود سے مختلف اور دشمن سے مماثلت رکھنے والی آبادی تصور کیا جاتا ہے، جیسا مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو ان کے رہن سہن اور زبان کی وجہ سے مسلمان ہونے کے باوجود ہندو ثقافت کے ساتھ جوڑا گیا. جیسے جموں اور کشمیر میں جو واحد مسلم اکثریتی ریاست ہے، وہاں کے لوگوں کو ان کے لباس، کھانے اور زبان کی وجہ سے پاکستانی کہنا آسان ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی تمنا سالک الدین کہتی ہیں کہ سری نگر اور کوئٹہ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں. کشمیر میں ریاست مخالف اور علیحدگی پسند تحریک پھر سے زور پکڑ رہی ہے. اسی طرح بلوچستان میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. احسن بٹ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ داخلی ہے، جسے پاکستان کی حکومت بلوچ عوام کے دل اور ذہن جیتنے کی حکمت عملی اپنا کر حل کر سکتی ہے. اس کتاب کے لیے کی گئی ریسرچ کی روشنی میں احسن بٹ کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے اہم ہے، اور اس کے ساتھ جڑا سیکیورٹی کا مسئلہ بھی، اور اس سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تجارت سے حاصل ہونے والے فوائد صرف اسلام آباد اور پنجاب تک نہ رہیں، بلکہ اس کا فائدہ عام بلوچ عوام کو بھی پہنچے. صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن. 20 سے زائد ممالک اور عالمی اداروں کے نمائندے کل افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان امن کے عمل کے دوسرے حصے میں شرکت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. اس بارے میں آپ کو آگاہ رکھیں گے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے دیگر موضوعات پر بھی کئی دلچسپ موضوعات، ویڈیوز اور معلوماتی مضامین موجود ہیں. اور پروگرام میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کروائیں گے کچھ بچوں سے جنہوں نے مستقبل کے شہروں کے تخلیقی خاکے تیار کیے، اور لاہور کی مچھلی منڈی کی رونقیں بھی شامل ہیں آج کے شو میں. لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر ورلڈ ویو میں.
पापुआ न्यू गिनी में ज़लज़ले से होने वाली तबाही में मरने वालों की तादाद 14 हो गई है। 7.5 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले में मिट्टी के तोदे गिरने से ज़मीनी रास्ते बंद हो गए हैं और कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ करारदाद पर रूस के वीटो पर नाराजगी का इजहार करते हुए अमरीकी सफ़ीर निकी हेली का कहना है कि अगर रूस ईरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा तो अमरीका ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई करेगा। बरतानिया की जानिब से पेश की गई इस करारदाद का मकसद ईरान को यमन में हौसी जंगजुओं को हथियारों की फराहमी रोकने में मुबैना नाकामी पर जवाबदेह ठहराना था। सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला ने मुल्क की वजारत दिफा में बड़ी तब्दीलियां करते हुए फ़ज़ाई और बर्री फौज के सरबराहान और वजारत दाखिला के कई आला ओहदेदारों को तब्दील कर दिया है। शाह अब्दुल्ला ने मुल्क में पहली बार एक खातून को लेबर और सोशल डेवलपमेंट की डिप्टी वजीर के तौर पर नामजद किया है। ताइवान में कमरी साल के आगाज पर मुनक्किद किए जाने वाले 15 रोजा लालटेन फेस्टिवल का इख्तिताम हो गया। इस साल 30,000 से जायद सय्याह फेस्टिवल में शरीक हुए। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब पर आतिशबाजी और खुसूसी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया गया। और अब मिलते हैं अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के एक अस्पताल में कैंसर के मरीजों की जान बचाते एक डॉक्टर से जिनका अपना ख़ानदान शाम के इलाके अफरीन में मौत के दहाने पर है। 2 दहाइयों से अमेरिका में मुकीम डॉक्टर उस्मान इदरीस का कहना है कि वाशिंगटन ने उनके ख़ानदान को तुर्की के फ़ौजी ऑपरेशन से बचाने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए। मज़ीद इस रिपोर्ट में। मैसाचुसेट्स के इस अस्पताल में इदरीस उस्मान कैंसर के मरीजों की देखभाल करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर वो उन बीमारियों से नबरदाज़मा होते हैं जो उनके जिस्म को तबाह कर रहा है। उनका इलाज करते हैं जिनका मुमकिन है और जिनको ज़्यादा उम्मीद नहीं उनको एतमाद देते हैं। एक दफ़ा वो ये जान लें कि ये उनकी किस्मत में है तो वो इसे तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन हम इस सूरत हाल में इनकी मदद कर सकते हैं। हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो जिन हालात से गुजर रहे हैं हमारे पास इनकी मदद के लिए कुछ मौजूद है। इदरीस के लिए मरीजों से ज़ाती सतह पर ताल्लुक बनाना ज़रूरी है और कुछ मरीजों के लिए यही सब कुछ है। मुझे इससे बेहतर डॉक्टर नहीं मिल सकता था। वो रहमदिल हैं और ख्याल रखते हैं और शफीक भी हैं। उन्होंने मुश्किल हालात में मेरी मदद की है। मैं उनके लिए बेहतरी की ख्वाहिशमंद हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनके हालात बेहतर होंगे। ऐसे वक्त जब डॉक्टर उस्मान यहाँ मौत से नबरदाज़मा है, उनके ख़ानदान को शाम के शुमाली इलाके आफरीन में एक मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल का सामना है, जहाँ तुर्की कुर्द जंगजुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर रहा है, जिनके बारे में तुर्की का मौक़िफ़ है कि ये जंगजू कुर्द अलहदगी पसंदों से वाबस्ता हैं। अमेरिका कुर्द जंगजुओं की हमायत कर रहा है क्योंकि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में इन जंगजुओं का बड़ा किरदार है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका तुर्की को फौजी हमला रोकने पर आमादा नहीं कर सका। डॉक्टर उस्मान कहते हैं अमेरिका आफरीन के रिहायशियों, जिनमें उनके खानदान के अफराद शामिल हैं, की हिफाजत के लिए मजीद कोशिशें कर सकता है। मेरे ख्याल में अमेरिका के पास बहुत ताकत है और वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फौजी ताकत की बात नहीं कर रहा। उन्हें तुर्की के जंगी त्यारों को निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से फ़ोन कॉल यकीनन मसले को हल कर सकती है। उस्मान की अहलिया अमीरा कहती हैं शाम के बहरान के बायस अमेरिका में उनका खानदान मुतासिर हुआ है। ये भयानक ख्वाब है। हम सुबह उठते हैं और अचानक पता चलता है कि हमारे छोटे से कस्बे पर बमबारी हो रही है। ये सिर्फ हमारे खानदान के अफराद और दोस्तों का मसला नहीं, बल्कि हर उस शख्स का है जिसे आप जानते हैं। अमीरा कहती हैं उनके लिए इस बात का इजहार करना बहुत मुश्किल है जब वो सुनती हैं कि मासूम लोग और बच्चे हलाक हो रहे हैं, लेकिन उनके बेटे ने ये मुश्किल बात आसान अल्फाज में यूं कही कि लड़ाई से कोई हल नहीं निकलता, अमन से मामलात हल होते हैं। साले दामिगर की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
پاکستان 2 کلو گرام فیکس کھپت کے ساتھ دنیا کے کم ترین مچھلی استعمال کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں مچھلی کا سالانہ فیکس استعمال 17 کلو گرام ہے۔ اعداد و شمار چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اکتوبر سے اپریل تک پاکستان میں مچھلی منڈیوں کی رونقیں برقرار رہتی ہیں اور صارفین تک تازہ مچھلی پہنچانے کے لیے یہاں کام کرنے والے افراد کو سرد موسم کا کس طرح سے سامنا کرنا پڑتا ہے، جانتے ہیں لاہور سے اس رپورٹ میں۔ دوستوں نے مل کے ایک فش پارٹی رکھی ہے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم لوگ فش مارکیٹ سے جو ہے نا وہ مچھلی خریدیں گے، کیونکہ یہاں پہ مچھلی کی بہت زیادہ ورائٹیاں۔ سردی آئی ہے تو ہر کوئی مچھلی کا ہی دیوانہ ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں مچھلی کھائی جائے۔ سردیوں کی مرغوب غذا مچھلی، یہی وجہ ہے کہ ان دنوں لاہور کی مچھلی منڈی میں صرف لاہور بھر سے آئے دکانداروں کی ہی نہیں بلکہ شہریوں کی بھی بڑی تعداد پہنچتی ہے، لیکن منو مچھلی لوگوں تک پہنچانا ہرگز آسان کام نہیں۔ صبح سویرے جب لوگ سردی سے بچنے کے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، تب لاہور کی مچھلی منڈی میں مزدور طبقہ برف سے 2 ہاتھ کر رہا ہوتا ہے۔ 25-30 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہیں، بہت مشکل ہے کام، برف کٹنا لگانا مچھلی کو، برف تو 20-25 بلاک لگ گیا۔ دکانوں میں مچھلی محفوظ کرنے سے لے کر اسے باہر خوانچہ فروشوں کے پاس لے جانے تک تمام کام ہی ہاتھوں کو جما دیتا ہے۔ دہاڑی پر مزدوری کا معاوضہ بھی اطمینان بخش نہیں۔ بانڈ کا چھاپا ہوتا ہے جی، 20 روپے مزدوری دیتے ہیں، تقریباً کافی دور تک لے جاتے ہیں۔ 3 بجے اٹھ کے آنے ہیں، سردی بہت ہے جی، تو پانی جہاں آتا ہے نا ان کی وجہ سارا جسم بھی بھج جاتا ہے، کپڑے بھیجتے ہیں تو پھر جسم بھی بھج جاتا ہے، اس طرح سردی بھی سانو ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کام کرنے والے ہر صبح کسی نئی امید کا سہرا پکڑ کر مچھلی منڈی کا رخ کرتے ہیں۔ مستقبل کے شہر کیسے ہوں گے؟ اگر یہ سوال ہم مڈل اسکول کے بچوں سے پوچھیں تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ جانتے ہیں فیوچر سٹی مقابلے میں حصہ لینے والے کچھ ایسے بچوں سے جنہوں نے مستقبل کے شہروں کے جدید ڈیزائن بنائے اور یہ مقابلہ جیتا بھی۔ مستقبل کے شہر کیسے نظر آئیں گے، اس کا دار و مدار آپ کے تصور پر ہے۔ کچھ بچے ایسے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ میں کچھ لمحے رک کر سوچتا ہوں کہ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا۔ ان نوجوان انجینئرز کا ماننا ہے کہ اچھے آئیڈیا کے لیے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں کیونکہ میرا پسندیدہ سپر ہیرو آئرن مین ہے اور وہ بھی ایک انجینئر ہے، اور ساتھ ہی خطروں سے لڑنے کا حوصلہ بھی۔ مجھے فخر ہے کہ میں کچھ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس سال کے فیوچر سٹی مقابلے میں بزرگوں کے لیے شہر ڈیزائن کرنے کا موضوع دیا گیا۔ مستقبل کے تصور میں بنے سینکڑوں ماڈلز کا جائزہ لینے کے بعد پہلا انعام شمالی ورجینیا کے ایڈلن اسکول نے جیت لیا۔ ہم سب کی سانسیں انتہائی تیزی سے چل رہی تھیں کہ خدا جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جیت گئے۔ ہم بہت خوش تھے۔ مقابلے کے آرگنائزرز کے مطابق اس کا مقصد مستقبل کے سائنسدانوں اور مفکرین کو پروان چڑھانا ہے، اور انعام کی قیمت ہے $7,500 جو یہ ٹیم اپنے اسکول کو عطیہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہم ان پیسوں سے اپنے اسکول کے اسٹیم شعبے میں بہتری لانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آخر میں دنیا بھر سے 44 ٹیمیں فیوچر سٹی کے مقابلے کے فائنل تک پہنچی، لیکن جیتنے والی ٹیم اپنی جیت کی خوشی منانے کے لیے تیار ہے۔ یہ انعام ان طالب علموں کے لیے بہت اہم ہے جو مستقبل کے انجینئر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ارش اربزادی کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com/VO Urdu کے پیج پر، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @UrduVOA۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ڈے۔